हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रिदु, तो आ गया? रिदांश आरना के पीछे की तरफ बढ़ते हुए बोला। हाँ, मैं आ गया माँ। आरना भी अपने पीछे मुड़ी और रिदांश के साथ मौजूद औरत को देखा। उस औरत के भाव और हालत से साफ मालूम पड़ रहा था कि वो कुछ अलग है। यूं कहें कि अपनी उम्र के हिसाब से उनका दिमाग और रवैया जिद बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह था। रिदांश समझदार बेटे की तरह अपनी माँ को समझाने और शांत करने की कोशिश कर रहा था। कल्पना जी, रिदांश की माँ, आरना को देखते हुए रिदांश की बाजू पकड़कर उसके पीछे छिप गईं। कल्पना जी आरना की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये कौन है? मुझे मारने आई है ना ये? इसे इसे भगा दो यहाँ से रिदु, भगा दो यहाँ से। गुस्से से आरना को घूरते हुए बोली, मैं मारूंगी तुमको, भागो यहाँ से। इधर-उधर कुछ ढूंढते हुए नजरें घुमाते हुए, मैं कहती हूँ भाग जाओ यहाँ से। तभी कल्पना जी की नजर कॉर्नर में रखे एक शीशे के वास पर पड़ी और वो उसे जल्दी से उठाकर आरना की तरफ बढ़ने को हुई, लेकिन उससे पहले ही रिदांश उनका हाथ पकड़ लिया। रिदांश कल्पना जी के हाथ से वास लेते हुए बोला, माँ, ये आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आई है और ना ही ये आपको मारेगी। कल्पना जी रिदांश को देखते हुए बोली, इसका मतलब ये भी गुड गर्ल है? रिदांश एक पल सोचकर बोला, हाँ माँ। कल्पना जी सवाल करते हुए बोली, मगर ये यहाँ क्यों आई है? रिदांश बोला, क्योंकि क्योंकि माँ ये यहीं रहती है हमारे घर में। कल्पना जी मासूमियत से बोली, क्यों, इसका घर कहाँ है और ये हमारे घर में क्यों रहती है? रिदांश कल्पना जी का हाथ पकड़कर बोला, माँ, अभी आप अपने कमरे में चलिए, हम बाद में बात करेंगे। कल्पना जी हल्की नाराजगी से रिदांश से अपना हाथ छुड़ाकर अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोली, नहीं, मुझे अभी जानना है और जब तक मुझे तुम बताओगे नहीं, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। रिदांश जानता था कि अब कल्पना जी अपनी जिद पर अड़ी रहेंगी और जब तक वो उनके सवाल का जवाब नहीं देगा तब तक वो बिल्कुल नहीं मानने वाली। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें आखिर आरना के बारे में क्या बोले और कैसे उन्हें समझाए। जाहिर था कि वो अपनी असली नीयत किसी भी सूरत में उनके आगे जाहिर नहीं कर सकता था। रिदांश गहरी सांस लेकर आरना की तरफ इशारा करके बोला, माँ, ये मेरी वाइफ है। कल्पना जी असमंजस से बोली, वाइफ? रिदांश कल्पना जी को बच्चों की तरह समझाते हुए बोला, वाइफ मतलब जैसे आपकी पहले वाली डॉली गुड़िया थी ना, और आपने कुछ दिन पहले उसकी शादी की थी ना, जब बहुत सारा अच्छा खाना भी बनवाया था और आपने अपनी डॉली को नए कपड़े भी पहनाए थे और फिर वो अपने नए घर चली गई थी, बस ऐसे ही इसका, आरना का भी अब यही नया घर है। कल्पना जी आरना को देखकर बोली, मतलब कि ये भी मेरी तरह डॉली की तरह एक दुल्हन है? रिदांश बोला, हाँ माँ। कल्पना जी खुश होकर आरना को देखकर बोली, फिर अब ये हमेशा हमारे साथ यहीं हमारे घर में रहेगी? रिदांश अपना सर हिलाते हुए बोला, हाँ। तभी शॉपिंग से अभी अभी आए नम्या और प्रिशा भी वहाँ आ गए। उन्हें देखकर कल्पना जी एक बार फिर रिदांश की तरफ देखती हैं। प्रिशा बोली, क्या हुआ भाई? नम्या अपनी माँ की तरफ देखकर बोली, भाई सब ठीक तो है ना? रिदांश बोला, डोंट वरी, सब ठीक है। कल्पना जी प्रिशा और नम्या को देखकर बोली, ये दोनों, ये कौन है? रिदांश एक हाथ कल्पना जी के कंधे पर रखकर दूसरे से उनका हाथ थामकर बोला, माँ, ये अपनी प्रिशा और नम्या, बताया था ना मैंने उस दिन भी आपको, आप फिर से भूल गए? कल्पना जी सोचते हुए बोली, बताया तो था। रिदांश बोला, अच्छा चलिए, अब बाकी बातें बाद में, अब आप आराम कर लीजिए। कल्पना जी बोली, इसके बाद रिदांश कल्पना जी को उनके कमरे में ले गया और कुछ पल बाद नम्या भी वहां से अपने कमरे में चली गई। आरना, जो अब तक शांत और स्तब्ध खड़ी ये सब देख रही थी, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कभी हमेशा घमंड और अहंकार में रहने वाले रिदांश अग्निहोत्री का ये कोमल पक्ष भी देखेगी। उसने अब तक किसी से भी प्यार से तो दूर नॉर्मल तरीके से बात करते हुए भी नहीं देखा था। जिस तरीके से रिदांश अपनी माँ को एक मासूम बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था, उसने ऐसा कभी ख्वाब में इमेजिन भी नहीं किया था। हालांकि कल्पना जी की ये हालत देखकर आरना के मन में कई सवाल भी पैदा हुए। तभी आरना की नजर अपने से थोड़ी दूर खड़ी प्रिशा पर पड़ी, जिसके चेहरे पर मायूसी और दुख साफ झलक रहे थे। आरना प्रिशा के करीब जाकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है और प्रिशा नम आंखों से उसकी तरफ देखती है। आरना प्रिशा का हाथ पकड़कर उसे लिविंग एरिया की तरफ ले जाती है और उसे सोफे पर बिठा देती है। आरना प्रिशा का हाथ थामते हुए बोली, इस वक्त तुम क्या महसूस कर रही हो, मैं अच्छे
अच्छे से समझ सकती हूँ। आखिर मैं भी हमेशा माँ की ममता से वंचित ही रही हूँ। लेकिन तुम देखना, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। प्रिशा आंसू भरी आंखों से बोली, लेकिन कब भाभी? आखिर कब सब ठीक होगा? इतने सालों से बस इसी आस में हर दिन गुजर जाता है कि शायद कल माँ हमसे प्यार से लाड प्यार करेगी, शायद कल माँ हमें हमारा नाम पुकार कर आवाज देंगी, शायद वर्षों से जिस ममता के लिए ये दिल तड़प रहा है वो हमें मिल जाएगी। लेकिन भावुक होकर, लेकिन रोज ये सब ख्वाब महज एक रेत के महल की तरह ढह जाता है। अब तो दिन पर दिन ये उम्मीद और ये आस सब टूटती सी जा रही है। ऐसा लगता है कि शायद अब कभी माँ का प्यार मिलेगा ही नहीं हमें। आरना प्यार से प्रिशा के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, उम्मीद पर दुनिया कायम है प्रिशा, और मेरा दिल कहता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और तुम देखना, जल्द ही तुम्हारी ये हर ख्वाहिश पूरी होगी। झिझकते हुए, जानती हूँ कि ये तुम्हारा पारिवारिक मामला है, लेकिन तुम्हारी मॉम ऐसे, मेरा मतलब है कि उनकी ये हालत कैसे हुई और वो एकदम ऐसे बच्चों की तरह क्यों रिएक्ट करने लगी? प्रिशा की तरफ देखकर, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो इट्स टोटली ओके। प्रिशा बोली, ऐसी बात नहीं है भाभी, अब आप भी हमारे घर का एक हिस्सा हो तो आपका हक है सब जानने का। जब मैं बहुत छोटी थी तब पापा की डेथ हो गई थी। मुझे तो ठीक से कुछ भी याद भी नहीं है। नम्या दी और आयुष भाई ने ही मुझे सब बातें बताईं। हालांकि वो दोनों भी छोटे ही थे, लेकिन उनमें इतनी समझ थी कि चीज़ों को समझ सकते थे। जब तक पापा थे सब ठीक था, लेकिन उनकी डेथ के साथ ही हमारे घर से खुशियाँ और सुकून सब चला गया। माँ पापा की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी दिमागी हालत। गहरी सांस लेकर, हमारे सारे रिश्तेदारों और दोस्तों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। हमें संभालने वाला रिदांश भाई के सिवा और कोई नहीं था। माँ को तो अपना ही सुध-बुध नहीं था, तो हमें क्या देखती। हम तीनों बहन भाई और माँ के साथ घर की भी सारी जिम्मेदारी रिदांश भाई के कंधों पर आ गई। वो दिन रात मेहनत करके मुश्किल से हमारा पेट पाल रहे थे। अक्सर हम तीनों बहन भाई तो रोकर या रिदांश भाई से कहकर अपनी भावनाएं जाहिर कर लिया करते थे, लेकिन रिदांश भाई के पास ऐसा कोई नहीं था जिससे वो अपना दर्द बांटते। उन्होंने अपना दर्द, अपनी सारी तकलीफ अपने दिल के किसी कोने में छुपा ली और धीरे धीरे ये दर्द और तकलीफ उनके दिल को पत्थर जैसा बनाता गया। और पापा की मौत के दिन आखिरी बार मैंने भाई की आंखों में आंसू देखे थे। उस दिन के बाद जैसे उनके आंसू और मुस्कुराहट जैसे हमेशा के लिए कहीं गुम ही हो गए। लोगों को लगता है कि भाई पत्थर दिल हैं और किसी के इमोशंस की कदर नहीं करते, लेकिन इस सब में उनका कोई कसूर नहीं। कसूर है तो हालात का, जिसने उन्हें ऐसा बना दिया। वरना उन जख्मों पर मरहम लगाकर कोई मेरे भाई के दिल में झांक कर देखे, उनसे ज्यादा खूबसूरत दिल दुनिया में और किसी का नहीं। काफी वक्त यूं ही गुजर चुका था और जितना भाई दिन रात मेहनत करके कमाते थे वो मुश्किल से ही बस हमारे गुजारे के लिए पूरा हो पाता था। और फिर उस पर माँ का इलाज और उनकी दवाइयाँ, तो दिन पर दिन सब मुश्किल होता जा रहा था। जब हालात ज्यादा खराब होने लगे तो भाई ने गांव में पापा के नाम पर एक जमीन को बेच दिया, जिसके बदले उन्हें 10 लाख मिले। हालांकि वो हमारी जमीन की कीमत के मुताबिक बहुत कम थे, लेकिन मजबूरी में भाई ने उसे इसी रकम में बेच दिया। कुछ महीने यूं ही बीत गए। जमीन से मिली आधी रकम लगभग खत्म हो चुकी थी। भाई यही सोचकर परेशान थे कि आखिर में वो आगे क्या करे। फिर एक दिन भाई परेशान से एक क्लब के पास से गुजर रहे थे कि जाने अचानक क्या हुआ कि उनमें कदम खुद ही उस क्लब की तरफ बढ़ गए और कुछ ही देर में वो भी बाकी लोगों की तरह उस क्लब के अंदर चले गए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनकी किस्मत ही खुद उन्हें यहाँ लेकर जा रही है और वहाँ जाकर उनकी किस्मत पूरी तरह बदलने वाली थी। फ्लैशबैक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जब हालात ज्यादा खराब होने लगे तो भाई ने गांव में पापा के नाम पर एक जमीन बेच दी, जिसके बदले उन्हें 10 लाख मिले। हालांकि वो हमारी जमीन की कीमत के मुताबिक बहुत कम थे, लेकिन मजबूरी में भाई ने उसे इसी रकम में बेच दिया। कुछ महीने यूं ही बीत गए। जमीन से मिली आधी रकम लगभग खत्म हो चुकी थी। भाई यही सोचकर परेशान थे कि आखिर में वो आगे क्या करें। फिर एक दिन परेशान भाई एक क्लब के पास से गुजर रहे थे कि जाने अचानक क्या हुआ कि उनके कदम खुद ही उस क्लब की तरफ बढ़ गए और कुछ ही देर में वो भी बाकी लोगों की तरह उस क्लब के अंदर चले गए। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनकी किस्मत ही खुद उन्हें यहाँ लेकर जा रही है
और वहां जाकर उनकी किस्मत पूरी तरह बदलने वाली थी। 18 साल का रिदांश अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर सोच में डूबा हुआ था। जो कुछ पैसे उसके पास बचे थे उन्हें आज बैंक से लेकर घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसे अपनी माँ के इलाज के लिए काफी पैसों की सख्त जरूरत थी और उसके पास जो कुछ भी था बस यही था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आगे जाकर वो कैसे अपने परिवार का पेट पालेगा, क्योंकि इस वक्त न तो उसके पास पैसा था और न ही कोई डिग्री जिससे वो कोई छोटी मोटी जॉब भी हासिल कर सकता था। अचानक ही अंधेरी रोड पर सोचते हुए चलते हुए उसकी नज़र एक कसीनो क्लब पर गई और अनायास ही पैसों का बैग लिए हुए उसके कदम उस तरफ बढ़ गए। जब रिदांश उस क्लब के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां भारी मात्रा में हर टेबल पर भीड़ इकट्ठी थी और टेबल पर मौजूद लोगों के बीच शर्त के पैसे और सिक्के रखे थे। रिदांश ने कभी ये खेल खेला तो नहीं था, लेकिन अक्सर अपने दोस्तों को इसके बारे में बात करते सुना था और उसके पापा ने भी उसे कई बार इस खेल और इससे जुड़े नियम बताए थे। रिदांश ने एक नज़र अपने पैसों के बैग पर डाली और अगले ही पल वो सामने वाले टेबल की तरफ बढ़ गया। टेबल पर पहले से मौजूद एक 40-45 साल के मोटे से आदमी ने रिदांश पर अपनी एक नज़र डाली और कहा, क्यों, क्या चाहिए बच्चे? ये तुम्हारे जैसे बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। झिड़कते हुए, चलो जाओ यहाँ से, खेल ही तो खेलने आया हूँ यहाँ। अच्छा, मजाक था बच्चे, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं। खेल चाहे जिंदगी का हो या किसी और का, तजुर्बे और दिमाग के साथ लख काम आता है। उम्र का कोई मोल नहीं होता। क्या वाकई में? चलो देखते हैं फिर। बैग की तरफ इशारा करते हुए, कितना माल लाए हो दांव पर लगाने के लिए? 3 लाख। 3 लाख तो इस टेबल पर बैठने का किराया भी नहीं भर पाएगा। अगर मैं हार गया तो ये बचे हुए रुपए भी मेरे हाथ से चले जाएंगे। खुद को मोटिवेट करते हुए, नहीं रिदांश, जस्ट थिंक पॉजिटिव, यू कैन डू इट। कहाँ खो गए बच्चे? जितना भी है मेरे पास सब लगाने के लिए तैयार हूँ। पूरे 5 लाख लगाने को तैयार हूँ मैं। ये पैसे तुम्हारे अपने हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा तेरे पास और क्या है जिसे दांव पर लगाया जा सके? मेरे पास इन पैसों के सिवा एक फूटी कौड़ी नहीं है। जो है यही है। कभी ये खेल खेला है? नहीं, फिर भी इतना रिस्क लेने को तैयार हो? अगर ये पैसे मेरे पास से चले गए और मैं हार गया तो अपनी माँ के कुछ दिनों के इलाज की आखिरी रकम भी गवा दूंगा और साथ ही मुझे अपने पूरे परिवार के साथ ही एक वक्त की रोटी के लिए दर-दर भटकना होगा। लेकिन ये सब जाते बूझते हुए भी मैं फिर भी ये रिस्क लेना चाहता हूँ, क्योंकि कोशिश के बाद अगर हार हो तो वो आपका लक है, लेकिन बिना कोशिश के ही अगर हथियार डाल दो तो ये आपकी बुज़दिली है और रिदांश अग्निहोत्री बुज़दिल कहलाने से बेहतर मरना पसंद करेगा। बातें तो अपनी उम्र से बढ़कर और कमाल की करते हो, लेकिन बच्चे, बात ये है कि इस वक्त जितने सारे मिलाकर रुपए तुम्हारे पास हैं, उससे तो टेबल की ओपनिंग भी नहीं होती। सिर्फ ओपनिंग के लिए ही 25 लाख की जरूरत होती है। उम्मीद करता हूँ कि कभी न कभी जिंदगी में तुम्हारे साथ खेलने का मौका किस्मत जरूर देगी। रिदांश कुछ कहता उससे पहले ही एक अनजान आदमी की आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो उन्हीं की टेबल के पास आ खड़ा हुआ था। रिदांश उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखता है, जो देखने में एक अच्छे खासे पैसे और रुतबे का इंसान मालूम पड़ रहा था, और जिस तरीके से वो रिदांश के आगे बैठे आदमी से बात कर रहा था, और वो वापस वो आदमी जिस इज्जत और अदब से सामने खड़े शख्स को मिस्टर खुराना कहकर बात कर रहा था, और जैसे वो उस शख्स से साफ मालूम पड़ रहा था कि वो दूसरा शख्स यहाँ का मालिक है, और जो काफी देर से उस आदमी और रिदांश की बातों को नोटिस कर रहे थे। जब अगर ये बच्चा खेलने के लिए इतना ही कॉन्फिडेंट है तो तुम इसे मौका क्यों नहीं देते जॉन? मैं इसे मौका जरूर देता मिस्टर खुराना, लेकिन इसके पास सिर्फ ओपनिंग की रकम भी नहीं है, और ये कसीनो और इसके रूल्स तो आपके अपने हैं। फिर आप मुझसे बेहतर यहाँ के रूल समझते हैं। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी, और जिस तरीके से तुम्हें पैसे की सख्त जरूरत है, तो तुम क्यों इसे दांव पर लगाने का रिस्क ले रहे हो? सर, अक्सर बचपन में मुझे परियों की कहानियां सुनाया करती थीं, जिसमें एक परी अचानक से एक गरीब, बेसहारा और लाचार लकड़हारे को रातों रात बादशाह बना देती है, और उस परी के जादू से उस गरीब लकड़हारे की जिंदगी पूरी तरह बदलकर उसे हमेशा के लिए खुशियों की सौगात देती है। जानते हैं सर, बचपन में अक्सर ये कहानी सुनकर बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन हकीकत इन परी कथाओं से बहुत अलग है। बिकॉज इन रियलिटी लाइफ इज नॉट अ फेरी टेल। आपको खुद अपनी किस्मत की लड़ाई कभी अपनी मेहनत के बलबूते पर, तो कभी कहीं किसी मोड़ पर रिस्क लेकर लड़नी ही होती है, जिसमें आपको 2 ही मंजिल मिलेंगी, जीत या हार। और मैं जानता हूँ आज मेरी मंजिल भी इनमें से एक ही होगी। और सच में सर,
अगर मैं आज यहाँ हार भी गया तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ये पैसे तो कभी न कभी खत्म हो ही जाएंगे। हालांकि मैं जानता हूँ कि हमारा कुछ वक्त इन पैसों के सहारे आराम से कट जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मैं हार गया तो कम से कम इस बात का पूरा सुकून होगा कि मैंने कोशिश तो की। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारा जज्बा देखकर। आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन यंग मैन, यहाँ के कुछ रूल्स हैं और जिन्हें किसी के लिए भी नहीं तोड़ा जा सकता है। मुझे पूरे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम आज यहाँ नहीं खेल पाओगे। मैं समझता हूँ सर कि रूल्स नहीं ब्रेक किए जा सकते, लेकिन अगर अपनी दांव पर लगाने वाली कीमत बढ़ा दूं तो फिर तो मैं इस खेल को खेलने के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ ना। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास इसके सिवा एक फूटी कौड़ी भी नहीं। बिल्कुल सच कहा था मैंने। तो फिर तुम कीमत कैसे बढ़ाओगे? मैं इन 5 लाख के साथ ही खुद को दांव पर लगाता हूँ, जॉन की तरफ देखकर। अगर मैं आज यहाँ हार गया तो इन पैसों के साथ ही मैं अपनी पूरी जिंदगी भी सिर्फ आपका एक गुलाम बनकर गुजार दूंगा। एंड आई प्रॉमिस दैट। और रिदांश अग्निहोत्री कभी अपने प्रॉमिस नहीं तोड़ता। सो नाउ लेट्स बिगिन द गेम। रिदांश की बात सुनकर मिस्टर खुराना और जॉन दोनों हैरान और शॉक्ड होकर उसे देख रहे थे। मानना पड़ेगा, काफी जांबाज हो तुम बच्चे। हाँ बिल्कुल, लेकिन चलो मैं आज तुम्हें और तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस को देखते हुए यहाँ खेलने की इजाजत दे देता हूँ। पर इसकी तो कोई गारंटी नहीं ना कि सामने वाला तुम्हारी इस शर्त पर दांव लगाने के लिए तैयार हो। अगर कोई ऐसा हो जो तुम्हारी बात मानकर दांव लगाने के लिए तैयार हो तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे यहाँ खेलने से। ठीक है, मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ, मुझे मंजूर है तुम्हारी ये कीमत। खेल शुरू होने की प्रक्रिया शुरू होती उससे पहले ही एक आवाज उन तीनों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। ठहरो, ये खेल नहीं खेला जाएगा।